कल की क्लास में हमने बात की थी भारतीय संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। इसके बारे में हम कल चर्चा कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं देशी रियासतों के एकीकरण। 1950 में संविधान के द्वारा भारतीय राज्यों को किन वर्गों में बांटा गया था, ठीक है, उसका जो वर्गीकरण किया गया था वो किस आधार पर किया गया था, कौन कौन से भागों में किया गया था, इसके बारे में जानेंगे। इसके बाद में जानेंगे धर आयोग एवं जेबी की समितियां क्या थी, राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था, किस राज्य को भाषा के आधार पर सबसे पहले पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। देशी रियासतों के एकीकरण के बारे में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो भारतीय राज्य क्षेत्र था वो मुख्यतः दो भागों में बटा हुआ था। एक था ब्रिटिश प्रांत और एक थी देशी रियासत। एक ब्रिटिश प्रांत था, एक देशी रियासतें थी। ब्रिटिश प्रांतों की संख्या थी 9। ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत कितने प्रांत आते थे? 9 प्रांत आते थे। बाकी की जो देशी रियासतों की संख्या थी वो थी 552। अब क्या होता है, जब भारत संघ का निर्माण हुआ, भारत आजाद हुआ, तो जो 552 देशी रियासतें थी उनमें से 549 देशी रियासतें आसानी से भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी अपनी मर्जी से। 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्हें भारत संघ में सम्मिलित करने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसके बाद में उन्हें भारत संघ में मिलाया गया था। ऐसी कौन कौन सी रियासतें थीं? वो थी हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर, ये 3 ऐसी देशी रियासतें थीं जिन्हें बाद में भारत संघ में सम्मिलित किया गया था। इनके विषय में प्रश्न ये पूछा जाता है कि ऐसी कौन कौन सी रियासतें थी जिन्हें बाद में भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था। तो हैदराबाद, जूनागढ़ एवं कश्मीर। और इसके साथ साथ इनके बारे में यह भी पूछा जाता है कि हैदराबाद को किस तरीके से भारतीय संघ में शामिल किया गया। तो हैदराबाद को जो शामिल किया गया था भारतीय संघ में, वो पुलिस कार्रवाई के द्वारा, सैन्य कार्रवाई के द्वारा जो है हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल किया गया था। हैदराबाद के हैदराबाद के जो राजा हुआ करते थे, आप जानते हैं उनको क्या कहते थे? निजाम कहते थे। राजाओं को क्या कहा जाता था? निजाम कहा जाता था। तो उस टाइम के जो निजाम थे वो कौन थे? हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली। मीर उस्मान अली उस समय जो है हैदराबाद के नवाब हुआ करते थे। तो इन्होंने जो हैदराबाद, इनकी जो रियासत थी, इसको भारत संघ में सम्मिलित नहीं किया था। ये इस चीज से सहमत नहीं थे। काफी लोगों ने मध्यस्थता की, इसके लिए इनसे विचार विमर्श किया, बात की। वल्लभ भाई पटेल थे और भी लोग थे, उन्होंने जाके इनसे बात की कि भाई भारत संघ में सम्मिलित हो जाएगी। लेकिन इन्होंने उनसे क्या कर दिया? मना कर दिया कि मैं जो है, जो मेरी रियासत है, जो वो भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं होगी। ठीक है, तो इससे कुछ परिस्थितियां बिगड़ती गई आगे। तो भारत सरकार को क्या जबरदस्ती इसे भारत संघ में शामिल करना पड़ा, और इसके लिए किसका सहारा लेना पड़ा? इन्हें सैन्य कार्रवाई का सहारा लेना पड़ा। तो 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी हैदराबाद रियासत की तरफ। ठीक है, सैन्य कार्रवाई के बाद में हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। जो सैन्य कार्रवाई की थी उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हैदराबाद की जो सैन्य कार्रवाई की गई थी हैदराबाद रियासत को मिलाने के लिए, तो वो उस ऑपरेशन का नाम, उस मिशन का नाम क्या था? तो उस मिशन का नाम था ऑपरेशन पोलो। ठीक है, तो जब सैन्य कार्रवाई हुई तो निजाम मीर उस्मान अली ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, और इस आत्मसमर्पण के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया था बाद में। ठीक है, उनको क्या किया गया था? पुरस्कृत भी किया गया था। इस तरीके से जो हैदराबाद रियासत थी वो भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। अब दूसरी रियासत थी जूनागढ़। ठीक है, जूनागढ़ का जो विलय होना था, जूनागढ़ को जो सम्मिलित किया जा रहा था वो पाकिस्तान के हिस्से में सम्मिलित किया जा रहा था। दिक्कत यह थी कि जूनागढ़ में जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो हिंदू थी, ज्यादातर जो जनसंख्या थी वो हिंदू जनसंख्या थी। तो जो भारत सरकार थी या फिर जो भी मुख्य नेता हुआ करते थे उस समय को, उनको ऐसा लगा कि अगर ये जूनागढ़ रियासत अगर पाकिस्तान वाले भाग में सम्मिलित हो जाती है तो इससे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो बहुसंख्यक हैं वो हिंदू हैं। ठीक है, और ये जब उस वाले पोर्शन में जाएंगे, वहां पर इसको सम्मिलित कर दिया जाएगा, तो वहां क्या क्या हो सकता है कि सांप्रदायिक दंगे भड़कने का डर उनको महसूस हुआ। ठीक है, उस समय पर जूनागढ़ के दीवान हुआ करते थे
जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता, जुल्फिकार अली भुट्टो के पिता शाहनवाज भुट्टो, ये वहां के दीवान हुआ करते थे। ठीक है, तो इनकी सहायता से क्या हुआ, जो जूनागढ़ का था जो विलय किया गया था वो जनमत संग्रह के द्वारा किया गया था। इन्होंने क्या है, भारत सरकार को पत्र लिखा, भारत सरकार से कहा कि इस जूनागढ़ जो रियासत है इसको भारत सरकार, भारत संघ में सम्मिलित कर लिया जाए। तो इसके लिए लोगों के जनमत का सहारा लिया गया, जनमत का सहारा लिया गया, और परिणाम ये हुआ कि लोगों ने जूनागढ़ रियासत को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के पक्ष में अधिक वोट किया, और इस वजह से जो जूनागढ़ रियासत थी वो जनमत संग्रह के द्वारा भारतीय संघ में सम्मिलित हो गई। तीसरी रियासत थी कश्मीर, तीसरी रियासत थी कश्मीर। कश्मीर का जो भारत संघ में कश्मीर को भारत संघ में जो सम्मिलित किया गया था वो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था। विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे। ये रियासत भी जो थी ये भारत संघ में सम्मिलित होना नहीं चाह रही थी। यहाँ भी जो कश्मीर रियासत थी, कश्मीर रियासत में भी अधिकांश लोग कौन हुआ करते थे, हिंदू थे। यहाँ भी अधिकांश लोग हिंदू थे, और यहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह हुआ करते थे कश्मीर के। उस समय के कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे वो कौन थे, हरि सिंह राजा हुआ करते थे यहाँ के। तो ये जो कश्मीर थी, कश्मीर का जो विलय किया गया था, ये विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद में किया गया था, एक एग्रीमेंट हुआ था, और उसी एग्रीमेंट के तहत अब तक 2019 तक जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा था। आप जानते ही होंगे कि अनुच्छेद 370 में संशोधन करने के बाद में जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा जो है हटा दिया गया। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा जो था वो हटा दिया गया। इससे पहले क्या होता था, यहाँ का अपना अलग संविधान था। ठीक है, यहाँ का अपना अलग संविधान था। भारत के बहुत से प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, तो इसे भी जो है विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत संघ में सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं 1950 में संविधान द्वारा भारतीय राज्यों का जो वर्गीकरण किया गया था वो 4 भागों में किया गया था। 1950 में भारतीय संविधान द्वारा भारतीय राज्यों का वर्गीकरण किया गया था, वो 4 भागों में किया गया था, भाग क, ख, ग और घ में। यहाँ पर जो कुल राज्यों की संख्या थी वो थी 29। तो भाग क में ऐसे राज्य आते थे जिन पर किसका शासन हुआ करता था, ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन हुआ करता था। ठीक है, ब्रिटिश भारत में जो गवर्नर होता था, भाग 1 में ऐसे राज्य सम्मिलित थे जिन पर शासन कौन करता था, गवर्नर करता था। भाग ख में 9 राज्य थे, भाग ख में 9 राज्य थे, और ये थे विधानमंडल के साथ शाही शासन इन पर किया जाता था। इनमें विधानमंडल की व्यवस्था थी और शाही रूप से इन पर शासन किया जाता था। तीसरे भाग में वे राज्य सम्मिलित थे जो ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त के शासन के अधीन चलते थे। ठीक है, भाग ग में जो राज्य थे उन पर शासन कौन करता था, ब्रिटिश भारत का जो मुख्य आयुक्त होता था वो इन राज्यों पर शासन करता था। इसके अलावा जो चौथा भाग आता है, चौथे भाग में केवल और केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप सम्मिलित था। चौथे भाग में अकेले केवल अंडमान एवं निकोबार द्वीप को रखा गया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं अपना अगला टॉपिक, धर आयोग एवं जेवीपी समिति। धर आयोग एवं जेवीपी समिति के बारे में बात करते हैं। जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में प्रांतीय भाषा आयोग नियुक्त किया। ठीक है, प्रश्न बन जाता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो प्रांतीय भाषा आयोग था, प्रांतीय भाषा आयोग था वो किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया था, तो वो था एस के धर की अध्यक्षता में जून 1948 में गठित किया गया था। ठीक है, और इसने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो दिसंबर 1948 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसका कार्य क्या था कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना चाहिए। मतलब इसने अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर न होकर के प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो मांग चल रही थी वो कुछ राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग चल रही थी। लेकिन जो उस समय के बुद्धिजीवी लोग थे उनकी समझ के अनुसार ये बड़ा गलत था कि अगर राज्य का गठन भाषा के आधार पर हो जाएगा तो क्या होगा, जो अन्य राज्यों के व्यक्ति अगर उस राज्य में जाएंगे तो उनके साथ भेदभाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। ठीक है, जो कि अखंड भारत के सपने को तोड़ सकती थी। तो यहाँ पर क्या, जो दिसंबर 1948 में प्रांतीय भाषा आयोग जो एस के धर की अध्यक्षता में गठित किया गया था,
उसने क्या रिपोर्ट अपनी दी कि राज्यों का जो पुनर्गठन है, राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाना है वो किसके आधार पर होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए। इसके बाद में दिसंबर 1948 में क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया, फिर दोबारा से एक समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। और इस समिति में कौन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन लोग इस समिति में शामिल थे। अब ये तीन लोग इस समिति में शामिल थे तो इनके नाम से ही जे, वी और पी, इस समिति को क्या नाम दिया गया, जेवीपी समिति कहा गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी, इन्हीं के नाम के आधार पर इस समिति को जेवीपी समिति कहा गया। ठीक है, इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1949 में, जेवीपी समिति ने अपनी रिपोर्ट 1949 में सौंपी थी और इसने क्या किया था कि भाषा के आधार पर पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। जिस प्रकार से एस के धर की अध्यक्षता में प्रांतीय आयोग का गठन किया गया था, उसने भी किस चीज के बारे में कहा था कि राज्यों का जो पुनर्गठन किया जाना है वो किसके आधार पर किया जाए, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि को देखते हुए किया जाना चाहिए। उसी तरीके से जेवीपी समिति ने भी इसी के पक्ष में कहा कि जो प्रांतों का गठन है, राज्यों का गठन है, वो किसके आधार पर हो, प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि के आधार पर हो। उन्होंने भी भाषाई आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की बात को क्या कर दिया था, अस्वीकार कर दिया था। अब आती है अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन हो गया था। इन सभी चीजों के बावजूद भी आंध्र प्रदेश का गठन हो गया, इन सभी चीजों के बावजूद भी, यानी कि जो समितियां थी उन्होंने कहा कि राज्य का गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए, इससे दिक्कतें पैदा होंगी। लेकिन क्या हुआ था कि एक कांग्रेसी नेता थे, ठीक है, कांग्रेसी नेता थे, कौन थे, पोट्टी श्रीरामुलु, ये पक्षधर थे कि आंध्र प्रदेश का जो गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। तो इन्होंने क्या कर दिया था, भूख हड़ताल कर दी थी, इन्होंने भूख हड़ताल कर दी थी और 56 दिन भूख हड़ताल के बाद में इनका क्या हो गया था, निधन हो गया था। इससे जो है कि प्रशासनिक व्यवस्था थी उसके भंग होने का डर था और इससे दंगे भड़कने की आशंका थी। इसको देखते हुए आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर कर दिया गया और यह सबसे पहले भाषाई आधार पर गठित होने वाला राज्य बन गया। कब गठित हुआ था ये, 1953 में, अक्टूबर 1953 में। इसके बाद में आता है फजल अली आयोग। दिसंबर 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे, फजल अली। 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में किया गया, फजल अली की अध्यक्षता में। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर और एच.एन. कुंदरू। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग के जो किसकी अध्यक्षता में था, फजल अली की अध्यक्षता में गठित किया गया था, इसीलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इसके जो अन्य सदस्य थे वो थे के.एम. पणिक्कर, एच.एन. कुंदरू। ठीक है, इसने क्या किया था, 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और ये जो इसके पक्ष में था कि राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया जाना चाहिए। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, किस आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की वकालत की थी, तो वो था, कौन सा था, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की वकालत की थी और 1955 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद में एक राज्य और एक भाषा का सिद्धांत अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, यानी गठन तो हो गया, आंध्र प्रदेश का गठन हो गया 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु के प्रयासों के चलते आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। लेकिन फजल अली आयोग ने क्या किया, फजल अली आयोग ने राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आयोग पर होना चाहिए ऐसी उसने वकालत की थी। लेकिन एक राज्य और एक भाषा का जो सिद्धांत था उसे अस्वीकृत कर दिया गया। मतलब भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन तो हो गया, लेकिन उस राज्य में एक ही भाषा के लोग रहेंगे, एक ही भाषा उसमें बोली जाएगी, ऐसा जो प्रावधान था उसे अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद में होता है 7वां संशोधन अधिनियम 1956। इसके द्वारा 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हो गया था। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के द्वारा 7वां संशोधन अधिनियम 1956 और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भारत में हो गया। अब आते हैं नीचे, बात करते हैं कुछ ऐसे राज्यों के बारे में, कुछ ऐसे क्षेत्रों के बारे में
जो किन किन क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए थे उनके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो जैसे जो केरल राज्य था हमारा, केरल राज्य जो था वो त्रावणकोर, मालाबार और कसरगोडे नामक क्षेत्रों को मिलाकर के बनाया गया था। मध्य प्रदेश जो राज्य था वो मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के बनाया गया था। इनको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि जैसे जो त्रावणकोर दे रखा है, मालाबार दे रखा है, मध्य भारत है या विंध्य प्रदेश है, ये पहले अपने आप में एक राज्य हुआ करते थे, ये अपने आप में एक राज्य हुआ करते थे। तो जो केरल का निर्माण हुआ था वो त्रावणकोर, मालाबार और केसरगोडे इनको मिलाकर के हुआ था। मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ था मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और भोपाल को मिलाकर के। अब कुछ क्षेत्रों का विलय हुआ था, ठीक है। जैसे जो बॉम्बे था, बॉम्बे कैसे बनाया गया था, सौराष्ट्र और कच्छ का आपस में विलय करके बॉम्बे में सम्मिलित कर दिया गया था। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि सौराष्ट्र और कच्छ का विलय जो था वो बॉम्बे में कर दिया गया था। सौराष्ट्र और कच्छ का विलय कहाँ कर दिया गया था, बंबई में कर दिया गया था। कुर्ग का विलय कर दिया गया था मैसूर राज्य में। कुर्ग जो किसका हिस्सा बना दिया गया, मैसूर राज्य का हिस्सा बना दिया गया। पटियाला और पूर्वी पंजाब, ये पंजाब में विलय कर दिए गए। अजमेर को राजस्थान में विलय कर दिया गया था। आप बोलेंगे अजमेर तो राजस्थान का हिस्सा है ही, लेकिन नहीं, ये अपने आप में स्वतंत्र राज्य हुआ करते थे पहले। तो अजमेर जो था उसको राजस्थान में विलय कर दिया गया। मद्रास राज्य से काटकर नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए। मद्रास राज्य से काटकर कुछ नए संघ शासित प्रदेश बनाए गए। वो कौन कौन से थे, लक्षद्वीप, मिनिकॉय, ये दो जो द्वीप थे ये कहां से बनाए गए थे, मद्रास राज्य से अलग करके लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप को बनाया गया था और इनका क्या किया था, सृजन किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया आज का क्लास। मिलते हैं फिर इस नए टॉपिक के साथ में अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।